तो देखिए, निबंध लेखन आप लोग शुरू से करते आए होंगे, आपके एकेडमिक स्तर पे भी ये विषय वस्तु रही होगी, आपने अपनी क्लासेस में निबंध लिखे होंगे। समान अध्ययन में भी आपका निबंध रखा गया है, यूपीएससी और पीसीएस के पेपर में भी निबंध लेखन का एक महत्व है, और इसका जो सबसे बड़ा महत्व है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप इस पेपर को गंभीरतापूर्वक ले सकें। आमतौर पे देखें तो सबसे उपेक्षित सब्जेक्ट के तौर पे निबंध को ही रखते हैं। सबको लगता है निबंध लिख ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हमने अभी तक निबंध लिखे हैं, और लिखने का स्तर भी अलग अलग होता है। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा इस निबंध के महत्व को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप निबंध को उपेक्षित ही बना के रखेंगे। सबसे कम तैयारी यदि किसी सब्जेक्ट की बच्चा करके जाता है वो है निबंध का पेपर। तो इस तैयारी को आप बेहतर बनाएं, उससे पहले एक बार निबंध के महत्व को समझते हैं, फिर मेरा प्रयास ये रहेगा कि निबंध लिखने तक आप पहुंच जाएं। आयोग का पाठ्यक्रम क्या है, आयोग क्या चाहता है आपसे, और निबंध में क्या क्या होना चाहिए, इन सभी पक्षों को कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको निबंध लिखवाऊंगा भी। तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और निश्चित तौर पे आप आगामी 3 से 4 सेशन में आप लिखने की योग्यता तक पहुंच जाएंगे, आप निबंध लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये अभ्यास की विषय वस्तु है, समझ रहे हैं। कंटेंट आपके पास है, समान अध्ययन में आप इतना पढ़ लोगे, हर सब्जेक्ट पढ़ लोगे आप। निबंध में देखा जाए तो कंटेंट की कमी नहीं होती। आप इतिहास पढ़े होते हैं, आप भूगोल पढ़े होते हैं, आप भारतीय समाज के विषय वस्तु पढ़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है। आप राज्य व्यवस्था भी पढ़े हुए, आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए निबंधों के बारे में आईआर भी आपको खूब अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमी भी आपने पढ़ रखी है, बट आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो आप लिख नहीं पाओगे। सारा काम है निबंध में प्रस्तुतिकरण कैसा है आपका, प्रस्तुतिकरण सीखना, और प्रस्तुतिकरण लिखने से ही आएगा। पहले तो आपको समझना है कि प्रस्तुतिकरण में क्या होना चाहिए, और फिर वो लिखने से आएगा। जितनी बार लिखोगे, जितने निबंध लिखोगे, उतना बेहतर प्रस्तुतिकरण आपका हो जाएगा। तो आज के सेशन में पहले निबंध के महत्व को समझते हैं। अब यहाँ पे महत्व तब किसी चीज का पता चलता है जब हम तुलनात्मक रूप से उसको देखते हैं। दो तरीके से महत्व आप समझ सकते हैं। पहला तो एक स्पष्टता के रूप में आप देखें तो आप पाएंगे कि निबंध के पेपर का, मैं आईएएस पेपर की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, बाकी स्टेट पीसीएस में अलग अलग है, आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यूपीएससी में इसका 250 मार्क्स का वेटेज है, ऐसे का इसका वेटेज है आपका 250 मार्क्स का। यदि मैं शब्द सीमा की बात कहूं कि टोटल शब्द सीमा आपकी जो यूपीएससी ने लिखी है 1000 से लेकर 1200 शब्द, एक ऐसे का ये लिमिट है। यदि 2 आपको लिखने हैं वहां पे तो 2 ऐसे में आपको लगभग 2400 शब्द, यदि मैक्सिमम लिमिट आप पकड़ते हैं तो 2400 शब्द आपको लिखना है। 250 मार्क्स, 2400 शब्द और 2 ऐसे आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। ये यूपीएससी का है। पीसीएस का अलग है। पीसीएस में भी देखें तो वहां पर मैं अभी सिलेबस आपको दिखा दूं। यूपी पीसीएस में ऐसे है, अब 150 मार्क्स का हो गया, पहले ज्यादा होता था, अब 150 मार्क्स का आता है। 700 शब्दों में लिखना होता है एक ऐसे को, मैं अभी आपको उसको भी चर्चा कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे आपका 250 मार्क्स का है, 1000 से लेकर 1200 शब्दों तक इसकी शब्द सीमा बनाई गई है। 2400 शब्द में आपको लगभग इसको लिखना है। अब जीएस में चलते हैं। जनरल स्टडी में यदि शब्दों की बात करें तो लगभग आपके 4000 शब्द आपको लिखने हैं। 4000 शब्द, यहां पे कितने लिखने हैं, 2400 शब्द, लगभग 1600 शब्द कम लिखने हैं आपको समान अध्ययन से। दूसरा, आपका हर पेपर समान अध्ययन का लगभग 4 पेपर हैं यूपीएससी में, तो मैं देखूं तो 1000 शब्द, जो 1000 मार्क्स का पेपर है, 4000 शब्दों में लिखना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके 150 शब्द, 10 क्वेश्चन आपके 250 शब्द। और दूसरा, यहां पे जो मार्क्स का औसत है आपका, मान लीजिए यहां पे ऐसे के प्रश्न पत्र पे जो अधिकतम मार्क्स आपके जाते हैं 180 भी पहुंचते हैं, 180 मार्क्स तक हम मान के चलते हैं कि जो अधिकतम है 180, 185 भी मिलते हैं बच्चों को। यदि मैं जीएस के पेपर की बात करूं कि 250 में कितना मिलता है, तो यदि आप जाएंगे तो खींच के 110, यहां पे 180, 150 भी आपको, 150 भी मतलब औसतन आप देखेंगे ज्यादातर जो बच्चे चयनित होते हैं टॉपर्स में 150 प्लस होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ 130 वाले भी, 140 वाले भी, बट ओवरऑल आप देखिए मार्क्स ज्यादा आपको मिल रहे हैं।
यहां पे मार्क्स आपके यदि देखेंगे 91, 92, 102, बस यही अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हैं तो आपके 91, 92 इस तरीके से कुछ नंबर होंगे। जो मेरिट लिस्ट के अंदर हैं उनके 102, 103, 104, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खींच के 110 पहुंच सकता है। इथिक्स का पेपर छोड़ देता हूं, इथिक्स में थोड़ा सा नंबर आप अच्छे ले सकते हैं। इथिक्स का भी सिलेबस बहुत कम है और वहां पर भी आप देखें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे एस्से का पहला महत्व क्या है कि एस्से में आप ज्यादा मार्क्स खींच सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि आप 150 मार्क्स तक इसमें आसानी से ला सकते हैं और शब्द सीमा भी कम लिखनी है, 2 ही एस्से लिखने हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो जितना आप बेटे जिसको साल भर देते रहते हैं समान अध्ययन के पेपर को, यदि उसका मैं कह रहा हूं 1/4, 1/5 टाइम भी आपने दे दिया। यदि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बड़े हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप इसको उपेक्षित इसे नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल होता क्या कि बच्चे केवल समान अध्ययन में लगे रहते हैं, कभी निबंध लिखने का प्रयास ही नहीं करते, ना कभी लिखते हैं और ना लिखने का प्रयास करते। इस कारण से पूरा सब्जेक्ट आपका उपेक्षित पड़ा रहता है और हमें लगता है कि हम एग्जाम हॉल में जाएंगे और अचानक से चमत्कार होगा और हम इसे लिख देंगे। बहुत आसान नहीं है कि आप 1000 से 1200 शब्द लिख पाओ किसी टॉपिक पे, ठीक है। और क्या लिख के आना है, यह सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। तो इसलिए हमें कम से कम महीने में 15 दिन या सप्ताह में 1 दिन आपको एस्से पे काम करना चाहिए, एक एस्से आपको लिखना चाहिए। मैं आज आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि क्या सोर्सेज आपके होने चाहिए जिससे एस्से की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। उन सोर्सेज को भी आप यूज करेंगे। तो देखिए, जो पाठ्यक्रम है आपका आयोग का, जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस कुछ इस तरीके से है। मैं यहाँ पे यूपीएससी का और ये स्टेट पीसीएस का है। कुछ मैंने अभी हाल ही में जो 2022 का एस्से निबंध का पेपर था वो मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था, ठीक है। और कुछ मैं आज आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो आप ज़्यादा सोच सकते हैं। 1-2 बहुत आसान टेक्निक और फिर धीरे धीरे आपको उसमें मैं सोचने में मजबूर करवाऊंगा, चीज़ों को सोचते कैसे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे तो निबंध में आप तब भी बेहतर नहीं बन पाएंगे। तो चलिए आज यहाँ पे थोड़ा सा आयोग को समझने का प्रयास करते हैं कि आयोग निबंध के पेपर पे क्या चाहता है। 2014 से पहले आयोग आपको एक इंस्ट्रक्शन देता था निबंध के पेपर पे। अब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, अब सीधे सीधे आप देखोगे तो ये पेपर है आपका, जैसे ये 2020 का है और ये 2021 का है, 2022 का अभी हाल फिलहाल में। अभी ये 2022 वाला मैंने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे सीधे प्रश्न पत्र में होता है कि खंड ए और बी प्रत्येक में से एक एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग जो है आपका 1000 से 1200 शब्दों में से होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि भैया आपको ये लिखना है। लेकिन इससे पहले 2014 से पहले आयोग क्या करता था, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता था निबंध के पेपर पे और बताता था कि आपसे क्या डिमांड की जा रही है। अब इंस्ट्रक्शन जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आयोग के इंस्ट्रक्शन को हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी क्या जरूरतें, निबंध में क्या क्या होना चाहिए। मैं आज आपको वही समझाने वाला हूँ। आयोग के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन पहले दिए जाते थे, जो अनुदेश दिए जाते थे, उसमें लिखा होता था कि उम्मीदवार जो है, यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। 2 विषय आपको लिखने, 4 में से 2 आपको लिखने। ये यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का भी मैं बता दूंगा, उसमें 3 लिखना है। यूपीपीएससी में जैसे 3 लिखना है, कहीं पे 1 भी लिखना है, कहीं पे 2 अलग अलग स्टेट पीसीएस का अपना अपना सिलेबस है। बट हमारी तकनीकी एक ही है, टेक्निक एक ही है, निबंध एक ही विधा, उस विधा को समझना है। आपके शब्द कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं 1000 से ज़्यादा शब्द है, कहीं पे आपके 600-700 शब्द हैं, ठीक है। पर तकनीकी एक ही है, उसी तकनीकी का प्रयोग करके आप निबंध को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा, ठीक है। अब जब निबंध आप लिखेंगे, बाद में लिखा रहा उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। अब यहाँ पे एक एक टर्म्स का कुछ मतलब है कि निबंध की विषय वस्तु का मतलब क्या है। उम्मीदवार विषय पर ही केंद्रित रहें, इसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि आप पढ़ के कुछ गए होते हैं निबंध के लिए, तब भी आप पढ़ के तो जाओगे कि भाई चलो मैं एक साहित्य पे तैयार कर लेता हूँ। जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ना आपका, ये साहित्य पे था एक आपका, कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो आसानी से इस वाले को यदि आपको समझ है कि भाई
किस तरीके से साहित्य समाज का दर्पण होता है, किस तरीके से कोई भी कवि समाज में हो रही जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करता रहता है। आपके अंदर यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर चुके हैं तो निश्चित तौर पे इस पे लिख सकते हैं। जैसे एक आपका ये आया था, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरीके से जो सतत विकास की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल पर्यावरण अवनयन की बात हो रही है, फॉरेस्ट कितनी तेजी से कट रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट हम बहुत तेजी से कर रहे हैं और उसके एवज में हम वनों को खत्म करते चले जा रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको समझाया था, मैंने इसके बारे में काफी सारे पॉइंट भी बताए थे, लिखवाए भी थी कि किस तरीके से आपको लिखना है। हम लिखने पे आएंगे बाद में, बट कहने का मतलब यह है कि आप जो विषय वस्तु है उसको पहले तो आपको किसी भी ऐसे को समझना है और उसी विषय पर केंद्रित रह करके अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना है। प्रभावी सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। ये आमतौर पे जो है एक सिलेबस के तौर पे था, ठीक है। यहां पे और कई सारे टर्म्स हैं हिडन, जिसमें बोला गया है उम्मीदवार को विषय वस्तु की पकड़ के अनुसार चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता, रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता, विचारों को संक्षेप करने की, युक्ति संगत तरीके से प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर ही परीक्षक के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो कई सारे टर्म्स आते हैं जो आपके पहले इंस्ट्रक्शन में होते थे, अब तो नहीं है। एक बार पहले हम इन पूरे टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे, इससे आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा कि निबंध को कैसे लिखा जाता है। जो आयोग की नीड है, आयोग की डिमांड है, उसी के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार थोड़ा सा एक मैं यूपीपीसीएस का भी निबंध का जो पूरा सिलेबस है आपका, क्या यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, ये आपका यूपीपीसीएस में है। यूपीपीसीएस में 3 आपके पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है और 50-50 अंकों के होते हैं। यहाँ पे देखो टॉपिक भी इन्होंने स्पष्ट कर रखे हैं। यूपीएससी ने कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बता रखे कि वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही पूछेगा। अन्य आयोगों ने टॉपिक बता रखे हैं, जैसे उत्तराखंड ने बता रखा है, ठीक है। तो काफ़ी आयोगों ने अपना जो है टॉपिक भी स्पष्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो इसके टॉपिक हैं आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि फिर ओवरऑल आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जाते हैं कि खंड 1 में से एक लिखना है आपको, साहित्य से एक पूछा जाएगा, एक सामाजिक क्षेत्र से पूछा जाएगा, एक राजनीतिक क्षेत्र से पूछा जाएगा। इनमें से कोई एक लिखना है। सामाजिक क्षेत्र वाला आपको समझ में आता है तो वो लिखिएगा। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिखा जाएगा, आर्थिक क्षेत्र से, कृषि एवं उद्योग व्यापार से, तो इनमें से कोई एक आपको लिखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट में कुछ चल रहा है। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप यानी कि डिजास्टर से आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजनाओं से पूछा जाएगा। तो ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि भाई इनमें से ही आपको तैयार करना। और एक चीज और बताऊं, आप सब में बेहतर नहीं हो सकते हैं कि आप सब टॉपिक बहुत अच्छे लिख लेंगे। आप कुछ हो सकते हैं जो इकोनॉमी में बहुत अच्छा लिख सकें, कुछ ऐसे होंगे जो साइंस एंड टेक का आ गया उनका बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा कर दिए। इतिहास में आपने बहुत अच्छा तैयार कर रखा है, इतिहास में आपने लिख दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका बहुत अच्छा है, उससे जुड़ा हुआ ऐसे है, वो लिख दें। लेकिन आप सोचें कि आप सब में बहुत बेहतर लिख लेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा कि ओवरऑल ऐसे में क्या डालना है। आयोग ने एक टर्म डाला है इसमें कि विषय वस्तु पे आपकी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। विषय वस्तु के आधार पे आपको उत्तर लेखन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लिखते भी जाना साथ में कि विषय वस्तु के आधार पर आधारभूत समझ का मतलब क्या होता है। जो आयोग आपसे डिमांड कर रहा है कि विषय वस्तु को आपको समझते हुए उत्तर लेखन करना है, इसका मतलब क्या है। विषय वस्तु मतलब क्या होता है। विषय वस्तु का मतलब है कि जो भी ऐसे पूछा गया है, क्या उसका मुख्य विषय आप समझ गए हैं। जैसे अब यहाँ पे कई सारे हैं, एक ये पूछा गया था, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका क्या मूल रूप है, क्या आप इसको समझ रहे हैं। क्या विषय वस्तु से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं, क्या उनको आप समझ रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसे जब चुनिएगा आप, तो चुनने से पहले यह जरूर समझ लीजिएगा कि आपकी पकड़ कितनी है उस टॉपिक पे। क्या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे आप लिख पाएंगे, क्या उसको कई विभिन्न आयामों से आप जोड़ पाएंगे। आप उठा तो ले, आप एक आयाम लिख दें, दूसरा आयाम उपेक्षित रह जाए तो भी बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्या भाव समझ गए हैं। विषय वस्तु का मतलब यह है कि क्या उस ऐसे का भाव स्पष्ट हो गया है आपको, क्या विषय की मूल भावना स्पष्ट हो गई है। आपकी मूल भावना समझ गए कि आपसे क्या पूछा जाना है। जैसे मान लीजिए, आसान भाषा में आपको बोलता हूं,
मान लीजिए महिला से जुड़े हुए कोई मुद्दा, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक ऐसे आ जाता है, या साइंस टेक से जुड़ा हुआ कोई ऐसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसे पूछ ले, कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई ऐसे आ जाता है, कोई मूर्ति और अमूर्त ऐसे आ जाता है। क्या उसके सभी पक्ष आपको पता है? इसी को बोलते हैं विषय वस्तु की आधारभूत समझ। क्या विषय वस्तु को के सभी पक्षों के बारे में आप जानते हैं? तो ऐसे चुनने से पहले आपको यह समझना है कि जब आप उस ऐसे को लिख रहे हो तो क्या उसके सभी पक्षों के बारे में आपकी कंप्लीट जानकारी है? क्या आप उस ऐसे को समझ पाए हैं कि क्या चाहता है? जैसे देखिए, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही एक चुनिंदा साधन है। जब भी आप कोई असमंजस की स्थिति में होते हैं तो मुस्कुराहट ही एक चुनिंदा साधन है। मतलब क्या है इसका? कि तनाव मुक्त होकर के, दुविधा मुक्त होकर के जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो बेहतर रिजल्ट लेकर के आता है। तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब भी आप दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, अब इसको कई चीजों से जोड़ दीजिए। पूरे विश्व में इतनी सारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर विवाद है। अभी आप देखिए, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया? फिर से कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। तो पाकिस्तान बार बार तनाव पैदा करके क्या इस मुद्दे का समाधान कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। असमंजस की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? मुस्कुराहट मतलब साथ आना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, समाधान की ओर जाना पड़ेगा। तो चाहे युद्ध विवाद हो, चाहे नदी विवाद हो, अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में समझ पा रहे हैं इसको। जब तक आप इस तरीके से चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप कहीं ना कहीं पे आप उस विषय वस्तु को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके मूल भाव को समझ नहीं पा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कई बार, समझ रहे हैं? यहां पे जैसे एक और पूछा गया है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि उनमें से किसी एक का ठीक ही होना होगा। आपके पास यदि विकल्प है, कई सारे विकल्प हैं, हो सकता है हम कई बार अपनी दृष्टिकोण से कई सारी चीजों को देखते हैं और लगता है हमारा दृष्टिकोण सही है, पर जरूरी नहीं कि वो आपका दृष्टिकोण सही ही हो। आप गलत भी हो सकते हो। आपने जिन विकल्पों का चयन किया वो सारे के सारे गलत हो सकते हैं। हो सकता है आप रूढ़िवादी प्रकृति के व्यक्ति हो, आप अहिंसक प्रकृति के व्यक्ति हो, आप समाज में एक अराजकता पैदा करने वाले व्यक्ति हो। अभी PFI के बारे में आप सुन रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए लोग, उनको तो लग रहा है कि हम सही विकल्प चुन चुके हैं, लेकिन वो विकल्प सही है क्या? नक्सलवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों का विकल्प सही है क्या? तो हो सकता है कि आपके पास कई विकल्प हों, पर जरूरी नहीं कि वो सारे विकल्प सही हो। तो पहले तो आपको किसी भी ऐसे का मूल भाव समझ में आना चाहिए, और जब मूल भाव आप ऐसे का निबंध का समझते हैं, समझने के बाद फिर आप उसको जो है उसके सभी आयामों को समझते हुए आप उसका उत्तर लेखन करते हैं, तब आप उसको समझ पाते हैं। तो विषय वस्तु की आधारभूत समझ का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कि लेखन की विषय वस्तु जुड़ा होना चाहिए। लेखन विषय वस्तु से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मुख्य विषय का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। विषय की मूल भावना स्पष्ट होनी चाहिए। विषय के विभिन्न पक्षों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। समझ रहे बात को? जो भी विषय आप उठा रहे हैं, जो भी विषय आप चुन रहे हैं, उसके सभी डायमेंशन में आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये तो पहली डिमांड है आपसे कि आप पहले विषय को समझें, जो ऐसे आप लिखें। यह आयोग की डिमांड है। दूसरी डिमांड कहता है कि जो कुछ भी आप लिखें वो प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिकता का मतलब क्या समझते हैं? प्रासंगिकता का मतलब है कि वो रिलेवेंट हो, आज से जुड़ाव रखे, वो विषय वस्तु से जुड़ाव रखे। प्रासंगिक का मतलब कोई ऐसा सेंटेंस आपने डाल दिया, कोई ऐसा पैराग्राफ डाल दिया जो उससे जुड़ाव ही नहीं रखता विषय वस्तु से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। विषय वस्तु से जुड़ी हुई चीजों को ही लिखें, वो प्रासंगिकता के अंतर्गत आती है। भटके ना विषय वस्तु से आप। तो विषय वस्तु प्रासंगिक होना चाहिए। आपको जब भी निबंध लिखना है वो विषय की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए। जैसे मैं आसान भाषा में कहूँ, आपको भूख लगी है तो आपको यदि भोजन मिल जाए तो प्रासंगिक है आपके लिए, है ना? आपको प्यास लगी है और मैं आपको भोजन पकड़ाऊं तो भी अप्रासंगिक है भोजन उस समय आपके लिए। आपको फिर उस समय पानी ही चाहिए। कई बार खाते खाते पानी की आवश्यकता महसूस होती है ना, फिर भोजन दिया जाए तो आपको किसी काम का नहीं है। प्रासंगिकता का मतलब आपकी आवश्यकता क्या है, विषय की आवश्यकता क्या है, विषय चाहता क्या है, उससे भटकाव नहीं होना चाहिए आपका। तो जो भी ऐसे में निबंध में टॉपिक चुने, यदि आप उनसे भटक रहे हैं
तो भी आप निबंध आपका प्रासंगिकता से भटक जाएगा, आवश्यकता से भटक जाएगा। आसान भाषा में समझाता हूं, कई बार आप ऐसे रट के जाओगे, आमतौर पे रटते हैं बच्चे। अब रटके तो गए पर वो आया नहीं, अब आपको ये लगा कि मुझे लिख के आना है, फिर आप लिख ही आए उसको जो आप पढ़ के गए थे, नंबर नहीं मिलेंगे। जो पूछा गया है उसे लिखने पे नंबर मिलेंगे आपको। कई बार कोटेशन बहुत सारे पढ़ के जाओगे, पर चलिए इन्वायरमेंट का कोटेशन पढ़ के गए और साइंस टेक में चेप आए, ऐसे आपका साहित्य से जुड़ा हुआ है उस पर लिख के चले आए, तो नंबर नहीं मिलेंगे इससे। जो पूछा जाए उसका उत्तर देने से आपको नंबर मिलेंगे, सही नंबर मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं प्रासंगिकता। जो आवश्यकता के अनुरूप आपको चीजें जब मिल जाती हैं, इसे ही प्रासंगिकता कहते हैं। ठीक है, अब गर्मी का मौसम है, अभी मैं आपको ऊनी कपड़े दूं या हम यहां पे ड्रेस कोड लगा ले, ऊनी पहन के आना है, ये प्रासंगिक है? नहीं है ना। सर्दी के मौसम के लिए ऊनी कपड़े प्रासंगिक है, बरसात हो रही हो छाता लेकर के आप निकले हो तो वो प्रासंगिक है। खिली धूप में भी छाता लगा सकते, वो भी प्रासंगिक है। लेकिन जब सामान्य मौसम हो, रात को आप काला चश्मा लगा के घूम रहे हो, सोचिए प्रासंगिक है वो? प्रासंगिकता का मतलब है जिस चीज की जितनी जब आवश्यकता हो तब वो मिल जाए, तब उसे प्रासंगिक कहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, भूख से तड़प रहा हो, तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हो जाए, बाद में भोजन लेके आप पहुंचे, तो प्रासंगिकता का अमल है जब आपको जरूरत हो, जो जरूरत हो वो आपको मिल जाए, यही प्रासंगिकता कहलाती है। तो लेखन जो भी निबंध चुनना है, वो निबंध कैसा चुनना है? प्रासंगिकता के अनुरूप। स्पष्ट है? क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? पहली बात ये। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब भी निबंध लिखेंगे वो रचनात्मक तरीके से लिखना होगा आपको। देखो, निबंध में आपके पास एक पावर है। क्या पावर है? मान लीजिए आपको कोई ज्ञान है, आपने किसी चीज को समझ रखा है, आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, आपके पास ये पावर है। यानी यहां पे अपनी योग्यता दिखाने का आपको मौका मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, आप नवाचार दिखाने का मौका मिलता है, सृजनात्मकता को दिखाने का मौका मिलता है। सिर्फ निबंध में मिलता है। अब रचनात्मकता से क्या समझते हैं? देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो भावात्मक प्रदान होता है। भावनात्मक मतलब कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज पूछी गई, मान लीजिए किसी चीज का पक्ष या विपक्ष पूछा गया, मान लो कोई विचार पूछा गया, कोई किसी चीज का महत्व पूछा गया, किसी चीज का मूल्यांकन की बात हो गई, तो वहां पे आप दोनों पक्ष लिखते हैं, पक्ष भी लिखते हैं, विपक्ष भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन रचनात्मकता कहां आएगी आपकी, सृजनात्मकता कहां आएगी आपकी? जब आप उसका समाधान लिखोगे। हमेशा आपको आशावादी दृष्टिकोण से लिखना चाहिए, हमेशा आपका रवैया सकारात्मक होना चाहिए। जब भी आप लिखिए, कोई समस्या है उसके दोनों पक्ष आप लिखेंगे, पक्ष भी लिखेंगे, विपक्ष भी लिखेंगे, लेकिन जब आप समाधान देंगे तो वो रचनात्मकता को दिखाता है। आप समस्या के समाधान को भी तो बताते हैं ना। तो हमेशा आपको कोई भी चीज को कंफ्यूजन में नहीं छोड़ देना है कि आपने प्रॉब्लम बता दी और आपने उसकी बड़ाई भी कर दी, लेकिन आपने समाधान नहीं दिया। समाधान ही वो आपकी रचनात्मकता को देखने का मौका होता है। तो जब भी कोई ऐसे लिखे, मान लीजिए जलवायु परिवर्तन पे आप लिख रहे हैं, मान लीजिए महिलाओं के मुद्दों पे आप लिख रहे हैं, तो आप समाज में उनकी समस्याएं भर मत बताइए, आप उसकी किल खूबी मत बताइए, बल्कि भावी समय में, आने वाले समय में उसको लेकर क्या समाधान हो सकते हैं, उनको भी आपको लिखना होगा। यहीं पे आपका इनोवेशन, यहीं पे आपकी अभिव्यक्ति, यही चीज आयोग चेक करना चाहता है। आयोग ने निबंध का पेपर क्यों रखा होगा, आपको क्या लगता है? या आयोग के पास ये था कि भाई अतिरिक्त समय है, कोई नहीं, एक पेपर और चेक कर लेंगे? आयोग आपके अंदर की रचनात्मकता देखना चाहता है कि बच्चा कितना रचनात्मक है, कितना क्रिएटिव है, कितना सृजनात्मक है, कितना अपने मन से सृजन करता है। रटे रटाए निबंधों पे नंबर नहीं मिलते हैं। मौलिकता होनी चाहिए आपके निबंध में। मौलिकता मतलब आपका खुद का, आपके अनुभव साझे होने चाहिए। यदि आप अपने एक्सपीरियंस डाल देते हैं निबंध में तो और अच्छे नंबर मिलते हैं। और ये सब ऐसे नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। अभी आपका दिमाग हो सकता है ब्लैंक जा रहा हो कि रचनात्मकता कहां से ले आएंगे, सृजनात्मक कैसे होगा, मैं अनुभव कहां से लाऊंगा। आपने सोचा ही नहीं। हर टॉपिक पे सोचेंगे, कुछ ना कुछ आपके साथ भी एक्सपीरियंस होंगे जो इस टॉपिक से जुड़े होंगे।
ये मौलिकता को जन्म देता है। किताबों में लिखा लिखाया मिल जाए, कोई पॉइंट बता दे उससे लिख ले, ऐसा नहीं, आपको स्किल सीखना पड़ेगा निबंध रेखा का। तो निबंध हमें कैसा लिखना है, विषय वस्तु पे आधारित हो, विषय वस्तु से भटका ना हो, प्रासंगिक हो, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन विषय वस्तु से जुड़ी हुई हो, इसी को प्रासंगिकता कहते हैं। ठीक है, और वो रचनात्मक तरीके से लिखा हो, उसमें आपकी मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, समाधान वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका रवैया सकारात्मक होना चाहिए, रत्नात्मक और सृजनात्मक हो जाएगा निबंध। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विचारों को संक्षेप में लिखना है आपको। संक्षेप में लिखने का मतलब क्या है, अब आयोग ने आपको शब्द सीमा दे रखी है। विचारों को बहुत ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। अब विचारों में विस्तार कैसे हो जाता है, कई बार आप उत्तर लेखन में भी ये चीज पाओगे कि आप एक ही बात को बार बार लिख रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उसी बात को बार बार घुमा घुमा के लिख रहे हो और वो विस्तार दे दिया। व्यर्थ का लिखने का मतलब क्या है, व्यर्थ से बचना है, व्यर्थ के विचारों को लिखने से बचना है। इसका मतलब है एक ही विचार को बार बार नहीं लिखना कि बदल बदल के उसी बात को घुमा घुमा के लिख रहे हो कि महात्मा गांधी में आ गया तो महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा के माध्यम से, वो एक बार बार अहिंसा पे ही आपने 5 पैराग्राफ लिख डाले। वो क्या कह रहा है, एक ही विचार को आप बार बार बदल बदल के लिख रहे हो। तो यदि ऐसा करोगे तो इससे भी आपके नंबर कटेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। 4 पॉइंट मैंने यहां पे बताए हैं और ये चारों सिलेबस से जुड़े हैं। पहला, निबंध विषय वस्तु से जुड़ा होना चाहिए, विषय वस्तु की आपकी समझ होनी चाहिए। दूसरा, प्रासंगिक होना चाहिए, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन किससे जुड़ी होनी चाहिए, विषय वस्तु से, विषय वस्तु से बाहर नहीं जानी चाहिए, आपको भटकने से बचना है। तीसरा, अपनी रचनात्मकता डालनी है, मौलिकता डालनी है, समाधान ओरिएंटेड निबंध लिखना है। अब ये कैसे आता है, मैंने आपको बताया, आपके अपने खुद के अनुभव आप साझा कर सकते हैं। आप समाधान बताएंगे तो वहां पर भी अपने एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। ये मैं जब आपको 1-2 निबंध लिखवाऊंगा तो उससे आपको आइडिया लगेगा। विचारों को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करना है विचारों को। युक्ति संगत लिखने का प्रयास करना है। युक्ति संगत मतलब लॉजिकल। युक्ति संगत का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसके पीछे पर्याप्त आधार होना चाहिए। आधार कैसे मिलते हैं, जो कुछ भी आप लिखोगे वो हवाई बात नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे आधार होने चाहिए। आधार कहां से मिलते हैं, बहुत सारे स्वीकृत अवधारणाएं हैं, बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनको स्वीकार किया है समाज ने, सोसाइटी ने। बहुत सारी रिपोर्ट आई होंगी किसी चीज को लेकर के, कोई कमेटी की रिसर्च होगी किसी चीज को लेकर के। यानी कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठता की बात करो। कोई भी चीज लॉजिकल तब होती है जब उसके पीछे आप रीजन देते हो, कारण देते हो। तो जब भी निबंध लिखना है वो हवाई ना हो करके लॉजिकल होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए। उसके पीछे आपको रेफरेंस देना होगा, आधार देना होगा। बिना आधार ही निबंध नहीं लिखना आप सभी को। बिना आधार के साथ आप लिखोगे तो वो बात हवाई हो जाएगी। तो निबंध में आपको पीछे तथ्य, फैक्ट, आंकड़े, रिपोर्ट, महापुरुषों के स्वीकृत कथन, समाज द्वारा स्वीकृत बहुत सारे जो भी आयाम हैं, उन सभी आयामों को आपको डालना होगा। ठीक है, अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है कि लेखन प्रभावी होना चाहिए। आप सिलेबस में देखेंगे यहां पर भी इन्होंने एक शब्द यूज किया है, प्रभावी लेखन। प्रभावी और सटीक, इसका मतलब क्या होता है, प्रभावी का मतलब क्या है, कोई चीज प्रभावी कैसे बन सकती है। मान लीजिए मैं आसान भाषा में बताता हूं, आपके पास कोई चीज है, कोई चीज का मतलब मान लीजिए कपड़े ही हैं, मान लीजिए ये कपड़े हैं। अब मैं इसको गंदा पहन के चलाऊं, क्या प्रभावी लगेगा? बिना आयरन के पहन के चलाऊं, क्या प्रभावी लगेगा? चीज वही है लेकिन उसका तरीका बदल दिया आपने। आपके रूम का, आपका कमरा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कि बहुत ज्यादा वो है, पर उसमें सब कुछ आपने व्यवस्थित रख रखा है, तो क्या होगा? प्रभावी हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रभावी का मतलब क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको, इसे प्रभाविता कहते हैं। आप कई बार देखेंगे बहुत साधारण सा व्यक्ति होगा लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं आप उससे। जो बोल रहा है बहुत आसानी से आपको समझ में आता है।
तो प्रभावी लेखन के लिए बहुत जरूरी है कि जो आप लिख रहे हैं वो दूसरे को समझ में आ जाए। अब मैं पता चला कि बड़ी क्लिष्ट भाषा का यूज कर रहा हूं, संस्कृत निष्ठ भाषा का यूज कर रहा हूं, बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूज कर रहा हूं, सामने को समझ ही नहीं आ रहे। तो आपको एक बड़े पॉलिटिशियन का नाम आपने सुना होगा, शशि थरूर जी को, बहुत अच्छी अंग्रेजी है उनकी, लेकिन वो लोकप्रिय बहुत ज्यादा क्यों नहीं हुए? कई मामलों में लोकप्रिय भी हुए, पर अंग्रेजी को लेकर उनकी अंग्रेजी किसी को समझ में नहीं आती, बहुत भारी भरकम शब्द बोलते हैं, आपको डिक्शनरी उठानी पड़ जाएगी। द हिंदू न्यूज़पेपर को ही आप उठा लीजिए, आप पढ़ने लग जाइए, उसमें भारी भरकम शब्द प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब है कि लिखा हुआ आसानी से समझ में आए तो प्रभावी हो जाता है, बोला हुआ आसानी से समझ में आ जाए किसी के, प्रभावी हो जाता है। ठीक है। दूसरा, और प्रभावी करना है तो कई जगह पे मुहावरों का प्रयोग कर दीजिए, लोकोक्तियों का प्रयोग कर दीजिए, महापुरुषों के कथनों का प्रयोग कर दीजिए, इससे और प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए कोटेशंस डाले जाते हैं निबंध में, है ना। बीच बीच में कविताएं पढ़ दीजिए, चुटकुले नहीं लिखने, पर कविताएं बीच बीच में एक एक लाइनें, दो दो लाइनें डाल दिया, और प्रभावी हो जाएगा। तो प्रभाविता का मतलब ये नहीं कि कोई आपको अलग से काम करना है, थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करनी है उसमें। एक पैराग्राफ जब समाप्त हो तो दूसरा पैराग्राफ से जुड़ाव होना चाहिए उसका। निबंध में यह बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं चाहिए कि एक पैराग्राफ कुछ और है और दूसरे पैराग्राफ में पता नहीं कुछ और है, इधर अगली धारा इसमें दूसरी धारा, दोनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमिकता होनी चाहिए, आपस में जुड़ाव होना चाहिए दोनों पैराग्राफ का। और पैराग्राफ जब भी आप लिखें तो दिखना चाहिए कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब आप पैराग्राफ लिखें तो बीच से नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ दें, लाइन, ये मैंने आपको कई बार आंसर राइटिंग में सिखाया है कि आपको जब लिखना है आप लिखिए। ऐसा ना रहे कि लिखते लिखते बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि अच्छा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, दूसरा पैराग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब पता ही नहीं चल रहा कि आपने पैराग्राफ बदला भी है। तो प्रभावी बनाने के लिए आपने उसको पैराग्राफ को आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए कि आपने एक पैराग्राफ, चलो यहां तक हो गया आपका, अब अगला पैराग्राफ आपने यहां से स्टार्ट कर दिया, तो इससे आइडिया लग गया कि अच्छा हाँ इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है। तो पैराग्राफ चेंज करने सब प्रस्तुतिकरण का हिस्सा है, इसी से आपका प्रभावी लेखन हो जाता है। जब आप कोटेशंस यूज करते हैं, महापुरुषों के कथन यूज करते हैं, तो आपका प्रभावी भी हो जाएगा निबंध, उससे भी नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ पे लिखिए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं कि पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस पे लिखिए, ये भी आपको ज्यादा बेहतर करेगा। ठीक है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, बेहतरीन शब्द कुछ उठा के लाइए। जैसे लाइक मान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्दों जो देखने में सुनने में बड़े अच्छे लगे। अब आप अर्थव्यवस्था के बारे में मान लीजिए लिख रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को लेकर के, तो आप लिख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत प्रयोग करिए, कितना अच्छा रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करिए, सबका साथ सबका विकास, ये मतलब बहुत छोटे छोटे, लेकिन इनसे क्या होता है कि थोड़ा सा प्रभाविता बढ़ जाती है, प्रभावी लेखन बढ़ जाता है। कुछ अच्छे शब्द, चुनिंदा शब्द लगातार बोले जा रहे हैं, है ना। प्रथम पड़ोस, अब ये शब्द भी यूज कर दिया तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में लिख रहे हैं, तो ऐसे कुछ शब्दों को आपको चुनना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। आपके पास कई बार क्या होता है, हमें कई सारे शब्द, मैं आगे आपको लिखवाऊंगा भी कि पैराग्राफ चेंज करते समय वस्तुता, अन्यथा, कुछ ऐसे शब्द जो आपको कनेक्ट कराए आपके पैराग्राफ से, उपरोक्त कुछ ऐसे शब्द आपको चुन के रखना होगा कि पैराग्राफ से कनेक्टिविटी बनी रहे। समझ रहे हैं? तो कनेक्टिंग वर्ड भी आपको सीखने पड़ेंगे, तो पैराग्राफ को जोड़ के रखेंगे आपके। ठीक है, तो यहां पे देखिए निबंध लेखन में मैंने शुरुआती 4-5-6 चीजें आपको भी बताई। पहली, आपको विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए कि अच्छा पूछा क्या गया है, पहले तो इस पे आपको महारत हासिल करनी है, समझने का प्रयास करना है। दूसरा, जो कुछ भी लिखना है विषय वस्तु से अलग नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, प्रासंगिकता। तीसरा, रचनात्मक तरीके से लिखने का प्रयास करना चाहिए, सृजनात्मक तरीके से लिखने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि यहां पे आपको अपने इनपुट्स देने हैं, अपनी मौलिकता रखनी है। ठीक है, मौलिकता पे आपको नंबर मिलते हैं, आपके खुद के अनुभव हो सकते हैं, खुद के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। समाधान ओरिएंटेड रहना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण से लिखना चाहिए आपको, नकारात्मकता नहीं फैलनी चाहिए, किसी चीज पे प्रश्न चिन्ह नहीं आपको उठाना चाहिए, आपको हर चीज में समाधान ला करके खड़ा कर देना चाहिए। इसके अलावा जो भी विचार आपके हैं उन विचारों को आप संक्षेप में लिखने का प्रयास करिए।
जब विचारों को आप संक्षेप में लिखेंगे, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। व्यर्थ व्यर्थ मतलब ऐसा नहीं कि आप खींच रहे हो चीजों को, कई बार हम खींचने लग जाते हैं, उससे बचना है, ठीक है। और निर्धारित शब्द सीमा में लिखना है। यदि 1000 से 1200 शब्द बोले गए, 700 शब्द बोले गए, तो उस शब्द सीमा का सम्मान करना, रेस्पेक्ट कर रहा है, उससे बाहर नहीं जाना है। फिर मैंने आपको बताया लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब लिखें जो भी, उसमें पीछे एविडेंस होना चाहिए, पर्याप्त आधार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता के आधार पे सर्व स्वीकृत कथनों को लिखना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बताया प्रभावी उत्तर लेखन बनाने के लिए कोटेशंस का प्रयोग करिए, मुहावरों का प्रयोग करिए, लोकोक्तियों का प्रयोग करिए। बहुत ज्यादा किसी चीज को बार बार रिपीट करने से बचिए। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, बड़े बड़े पैराग्राफों से बचिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, चुनिए, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करिए। इससे क्या होगा आपका, ठीक है। निबंध का मतलब है व्यवस्थित तरीके से बंधित लेख, उसे निबंध कहते हैं। आमतौर पे आप कई जगह पे पढ़ेंगे कि निबंध का मतलब यह होता है कि जो निबंध, निबंध का मतलब क्या है, बिना किसी बंधन के, निबंध बिना किसी बंधन के सोचना, लिखना। लेकिन बिना किसी बंधन के किसी चीज को लिखा जा सकता है? बिना किसी बंधन के कोई भी चीज लिखी जाएगी तो वो अव्यवस्थित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो निबंध वास्तव में एक गद्य रचना है, जिस गद्य रचना को हम क्या करते हैं, एक नियमों से बधी हुई गद्य रचना है। पहले प्रस्तावना ही लिखना है, पहले उपसंहार नहीं लिख सकते आप, पहले प्रस्तावना ही लिखना है, फिर मुख्य विषय होंगे, उसमें भी एक क्रमबद्धता होगी, सीक्वेंस होगी। उसमें भी जब आप सिनॉप्सिस क्रिएट करेंगे, रूपरेखा क्रिएट करेंगे, तो आप एक प्रायोरिटी क्रिएट करेंगे कि किसको आप पहले लिखेंगे, किसको बाद में, किसको बाद में, और इसके बाद आप उपसंहार लिखेंगे। तो नियमों से बंधी हुई गद्य रचना को निबंध कहते हैं, जो व्यवस्थित तरीके से लिखी हो, ठीक है। तो किसी भी निबंध में 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं और इन तीनों महत्वपूर्ण पक्षों को हमें लिखना होता है। 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से होते हैं? पहला प्रस्तावना, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना ऐसी आपको लिखनी है जो जिज्ञासा पैदा कर दे, जो उत्सुकता पैदा कर दे, पाठक के मन में अच्छे भाव पैदा कर दे, उसे लगे कि आगे पढ़ना चाहिए। तो आपकी प्रस्तावना जिज्ञासा पैदा करने वाली हो, उत्सुकता पैदा करने वाली हो। मेन बॉडी में आपके सभी आयाम होने चाहिए, उस विषय का राजनीतिक जुड़ाव, उस विषय का सामाजिक आयाम, उस विषय का आर्थिक आयाम, उस विषय का ऐतिहासिक आयाम, उस विषय का सांस्कृतिक आयाम, उस विषय का अंतर्राष्ट्रीय आयाम, सभी पक्षों से जुड़ाव, मतलब मध्य भाग जो मेन बॉडी है पूरी उसकी। और तीसरा उपसंहार। उपसंहार मैंने आपको बताया था कि उपसंहार भविष्योन्मुखी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, जहां पे चाहिए में आपको लिखना हो, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। यह आपका उपसंहार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ बंधित लेख ही निबंध है, जो व्यवस्थित तरीके से चीजों को लिख सके। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपके निबंध को लेकर बेसिक चीजें हैं। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि निबंध के लिए सबसे पहली चीज है आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, आप सोचते कैसे हैं, ठीक है। जितना बेहतर आप सोच पाओगे उतना बेहतर आपका निबंध होता चला जाएगा। सोचने की क्षमता निबंध को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करती है। इसके लिए कच्ची सामग्री आपके पास पर्याप्त होती है। सामान्य अध्ययन में आप इतना पढ़ लिए होते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं देखो कुछ आपको बुक्स बता देता हूं कि निबंध के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ किताबें बता देता हूं। सबसे पहले एक पत्रिका आती है योजना, उसमें लेख होते हैं बहुत सारे, हर विषय से जुड़े हुए लेख होते हैं। हर महीने आती है योजना, हर मंथ की भारत सरकार का प्रकाशन विभाग निकालता है। नाम सुना होगा आपने योजना का, देखा भी है कि नहीं? योजना देखिए, हर महीने आती है और वो आपके सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत गुणकारी पुस्तक है। उस योजना में आप देखोगे एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से, हर महीने एक थीम टॉपिक होता है, उस पर 10 से 12 लेख होते हैं। कुरुक्षेत्र भी आती है, कुरुक्षेत्र थोड़ा सा ग्रामीण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उसको लिखा गया है। और योजना में आपको सरकार की जो योजना, एक ही पत्रिका पढ़ लो योजना,
यदि आप योजना को 1 लेख 2 लेख उसके पढ़ के समझने लग जाओ तो आपका कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ लेख उसमें मिलता है और आपका तैयार होने लग जाएगा, लिखने की समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, एक तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। एक पुस्तक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हिंदी माध्यम के 2 टॉपर्स ने लिखी है, एक तो निशान जैन सर ने लिखी है और दूसरा गंगा सिंह राजपुरोहित है, दोनों IAS रहे हैं और इनके द्वारा लिखी गई एक निबंध करके एक पुस्तक लिखी गई है आपकी। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए निबंध पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ, 101 निबंध है इसमें, 101 निबंध है पूरे के पूरे और इसमें कुछ इन्होंने खुद के जो निबंध लिखे हैं वो भी इन्होंने संकलित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ निबंध को लेकर के दो 3 पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ। एक और आती है निबंध सर्वस्व, ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है। थोड़ा सा नेट का इशू है शायद इसमें, 1 मिनट में आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप उसको मिल जाएगी आपको मार्केट में, आप पता करेंगे तो ये पुस्तकें आपकी उपलब्ध है। मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये है आपकी, ये आती है निशान जैन गंगाराज पुरोहित की, ये पुस्तक है आपकी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है, 101 निबंधों का संकलन है इसमें। इसमें UPSC के जितने भी टॉपर्स हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे निबंध यहाँ पे लिखे गए हैं। तो एक पुस्तक ये वाली है और ये आपको मार्केट में मिल जाएगी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। एक ये पुस्तक बेहतर पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। तो इसमें 101 निबंध है जो आपके मतलब UPSC के पूछे गए उन सबको इन्होंने लिखाया है। एक पुस्तक और लिख लो, निबंध सर्वस्व, इसके लेखक हैं कर्णवीर शर्मा, ये खुद IAS हैं आपके, कर्णवीर शर्मा जी के द्वारा लिखी गई निबंध सर्वस्व। डॉक्टर देवकरण शर्मा और कर्मवीर शर्मा, इन दोनों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई निबंध सर्वस्व, ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो बहुत सारे और भी निबंध की पुस्तकें आती हैं जो पब्लिकेशंस निकालते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन एक निकालता है, ठीक है, एक परीक्षावाणी पब्लिकेशन निकालता है, सब अलग अलग बहुत सारे लोग अपने अपनी निकालते हैं। GK पब्लिकेशन से भी एक निकलती है निबंध की। लेकिन ओवरऑल मूल विषय कि आपको निबंध लिखना खुद सीखना है, वो मौलिकता आपको इनसे नहीं मिल पाएगी किसी से, क्योंकि आयोग तो कोई रिपीट नहीं कर रहा ना। UPSC में तो स्पष्ट है, हर बार जो है वो इस तरीके से निबंध दे रहे हैं। और एक चीज और समझना है आपको, जैसे मान लीजिए विभिन्न पक्ष हैं, निबंध के बहुत सारे पक्ष हैं कि शिक्षा को लेकर के निबंध पूछ लिया गया, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ निबंध पूछ लिया गया, पर्यावरण से जुड़ा हुआ निबंध पूछ लिया गया, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ निबंध पूछ लिया गया, कोई ना कोई एक सेगमेंट से पूछा हुआ निबंध पूछा जाएगा। तो आपको पास कुछ सामग्री होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ निबंध था ये वाला, ये इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वर्ण सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए था कि आप क्या करते कि आप जो है, आपको इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ कॉन्सेप्ट पता है, कुछ चीजें पता है, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई पता हुआ है, तो आप लिख सकते हो। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ आपको कॉमन चीजें तैयार करनी है किसी निबंध को लिखने के लिए, जो आप सब में डाल सको। ठीक है, यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ कॉमन कंटेंट भी तैयार करना पड़ेगा, तब आप निबंध को और प्रभावी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ कॉमन कंटेंट भी आपको रेडी करना पड़ेगा, हर एक उससे पर्यावरण के कुछ आप तैयार करके रखिए कि ये पॉइंट तो कोई भी आ जाएगा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ तो मुझे डालना ही है ना। ये पॉइंट कीवर्ड कुछ तैयार करने पड़ेंगे। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ निबंध आएगा, मैं ये डालूंगा। साहित्य से जुड़ा हुआ आएगा तो ये पॉइंट डालेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको बता भी दूंगा, कुछ आपको एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बाकी कल मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सिखाऊंगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब सोचते कैसे हैं किसी टॉपिक पे। हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पे मल्टीपल पॉइंट सोचेंगे। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट। जब हम कई बार ये चीज सोचेंगे तो निश्चित तौर पे, मान लीजिए ब्लैक मनी है, काला धन है। अब काला धन है, इस पे निबंध आ जाता है आपका,
ठीक है, जैसे नोटबंदी हुई थी और काला धन को लेकर के ही एक पक्ष रखा गया था उसका। ब्लैक मनी से क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काला धन क्या है, काले धन का अर्जन कैसे किया जाता है। अब काले धन में पता चला आपको पता ही नहीं कि काला धन क्या है, यही नहीं पता आपको लगता है कि अलग प्रकार के ब्लैक कलर की कोई मुद्रा होती होगी, उसी को काला धन बोलते हैं। तो आपको सही समझ होनी चाहिए विषय वस्तु की कि काला धन क्या है, इसका अर्जन कैसे किया जाता है, कैसे अर्जित होता है काला धन, कैसे कोई भी व्यक्ति इसको इकट्ठा करता है, काला धन अर्जित करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, काला धन विकसित होने के कारण क्या है, क्यों लोग ब्लैक मनी कन्वर्ट करते हैं, भारत सरकार द्वारा काला धन को लेकर क्या नीतियां बनाई गई, क्या कार्यक्रम बनाए गई हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कुछ निर्णय हैं क्या इसको लेकर के, क्या कुछ समितियां बनाई गई हैं काले धन को रोकने के लिए, कुछ आयोग बनाए गए हैं काले धन को रोकने के लिए, अर्थशास्त्री क्या कहते हैं इस विषय को लेकर के। जैसे कि महात्मा गांधी का भी एक कथन है, महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रकृति में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, आपके लालच को पूर्ति करने की क्षमता नहीं है, आपके लालच आपके ग्रीड को प्रकृति नहीं पूरा कर सकती, तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर इसके रोकने के क्या उपाय हैं, क्या नीतियां हो सकती हैं, क्या विश्लेषणात्मक नीतियां हो सकती हैं, क्या अन्य प्रयास हो सकते हैं, दूसरे आपके क्या सुझाव हैं, आप कैसे इसको रोकने में आप प्रयास कर सकते हो, समझ रहे। फिर आप इसको तकनीकी के साथ भी जोड़ दीजिए कि अच्छा गुड गवर्नेंस ले आए, ई प्रशासन ले आए, पारदर्शिता ले आए, टैक्स जो भारत में इतना ज्यादा है, बहुत सारे लोग टैक्स बचाना, टैक्स नहीं देना ही काले धन का सृजन है, किसी राशि में किसी उसमें अर्थव्यवस्था सरकार से छुपा करके उसका प्रयोग करना, फिर विदेशी बैंकों में उनको जमा करना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य किसी चीज को सोचना सीखना है आपको, और एक बार सोचना सीख गए फिर काम आसान हो जाएगा आपका। तो कल मैं आपको थोड़ा सोचना सिखाऊंगा, 2-3 कल अभ्यास करेंगे हम लोग सोचने के, फिर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा उसको लेकर के, ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुल सके। जितना ब्रेन आपका खुलेगा उतना बेहतर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। देखो ऑलरेडी किसी ना किसी चीज के बारे में आपने खूब पढ़ रखा है, अभी तक पढ़ ही तो रहे हो, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन किए बैठे हो। ऐसा थोड़ा ना कि आपको पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कुछ नहीं पता है, आपको आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता है, आप साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे संभव नहीं है। यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं आपको सब पता है। तो पहले मैं आपकी उस क्षमता से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं, ठीक है, आप उस क्षमता से वाकिफ हो कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, और जब निबंध लेखन करोगे तो वहां पे उसका प्रयोग कैसे करोगे। तो ये कल के सेशन में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम निबंध को लेकर के, कैसे दिमाग में आपको चीजों को सोचना सीखना है। और इसके बाद फिर मैं निबंध की कैसे प्रस्तावना लिखते हैं, एक क्लास हमारी प्रस्तावना में होगी, एक क्लास कैसे हम मुख्य विषय को लिखते हैं, एक क्लास कैसे उपसंहार को लिखते हैं। ये 3 क्लासेज में मैं आपको निबंध के बारे में स्पष्टता बताऊंगा, ठीक है। तो निबंध बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि आपको चाहिए कि आपकी रैंक जो है लिस्ट में भी आपको पहुंचना है ना, तो बिना निबंध को इग्नोर किए नहीं हो सकता है, निबंध को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इथिक्स, जैसे मैंने आपको इथिक्स पढ़ा दी है, अब इथिक्स में कुछ नहीं है, बस उसको आप प्रॉपर लेकर के चलो, जितना पढ़ाया है आप पेपर मिलाओ, इस बार का पेपर मिला लो, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि सारा का सारा लगभग 90% आपको मिल जाएगा। जो मैंने पढ़ा दिया आपको 90% आपके नोट से मिल जाएगा। केस स्टडी में मैंने 5 तरीके बताए, वही 5 तरीके हैं, घूम फिरा के उन्हीं में से एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसका अभ्यास कितना करोगे वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वही चीज निबंध के साथ है। इथिक्स और निबंध दो में 150 का टारगेट बना के चलो। इथिक्स में कम से कम 130 प्लस लाना ही लाना, और निबंध में 150 का लक्ष्य, इतना मुझे करना, और इसके लिए उतनी मुझे सामग्री इकट्ठी करनी है। एक अलग से कॉपी बनाओगे आप लोग निबंध के लिए, है ना, इतिहास के लिए 4-4 कॉपियां बना लेते हो, पॉलिटी के लिए बना लेते हो 4-4 कॉपियां, पर निबंध के लिए उसके लिए कोटेशंस कुछ मिल जाते हैं, महापुरुषों के कथन मिल जाते हैं, इकट्ठे करते रहना है। पर्यावरण से जुड़े हुए अलग, इकोनॉमी से जुड़े हुए अलग, प्रशासन से जुड़े हुए अलग, सब ये अलग अलग करके बनाते जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ये अलग से कॉपी बनाना है, और जितनी चीजें मैं आपको बताऊं उतनी चीजें आपको करते जाना है। आज जो भी बताया उसको अप्लाई करेंगे हम लोग जब निबंध लेखन करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बेसिक चीजें थी, बेसिक आपको बताई गई हैं, आगे आपको और मैं बेहतर प्रयास करूंगा कि चीजें
रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।